हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मगध का किस तरीके से उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष के कारणों में जाना कि वहाँ पर कौन कौन से आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, उसके साथ साथ दोस्तों भौगोलिक कारण कौन कौन से थे, इन पर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों वहाँ से आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों, जो राजवंश वहाँ पर 7 राजवंशों ने जिस तरीके से क्रमानुसार वहाँ पर शासन किया, चाहे वो हर्यक वंश हो, शिशुनाग वंश हो, नंद वंश हो, ठीक है। दोस्तों, इन हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और दोस्तों नंद वंश के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मौर्य काल को, ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य का किस तरीके से उत्थान होता है, ठीक। लेकिन दोस्तों, मौर्य वंश के शुरू करने से पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि मौर्य वंश से पूर्व भारत पर कौन से विदेशी आक्रमण हुए, उनका जानना दोस्तों ज़रूरी हो जाता है। और यहीं से एक जो एक क्रम बनता है, उस क्रम को समझते हुए आसानी आपको हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने अपने आसपास के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी, ठीक है। तो उसके साथ दोस्तों क्या हुआ, लेकिन भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमज़ोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण करना शुरू किया, ठीक है, यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक आक्रमण हुआ था ईरानियों का आक्रमण, दूसरा दोस्तों होता है उसके बाद यूनानियों का आक्रमण। आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद यूनानियों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। यहाँ से हम देखेंगे कि ईरानी आक्रमण, तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के द्वारा किया गया, ठीक है। ये पहला दोस्तों विदेशी आक्रमण था जो ईरान के द्वारा हुआ, ठीक है। शासन कौन सा था वहाँ पे, हकमनी वंश का वहाँ पर शासन चल रहा था, ठीक है। तो ये आक्रमण हुआ है 558 से 529 ईसा पूर्व में। हकमनी वंश के जो संस्थापक था साइरस सेकेंड, ठीक है, द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वो असफल होता है, ठीक। भारत पर आक्रमण करने में पहली सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम, इसको दोस्तों दारा प्रथम भी कहते हैं, उसको सफलता यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। 516 ईसा पूर्व में गांधार और कंबोज को हराकर उसने अपने साम्राज्य में इनको मिला लिया, यानी गांधार और कंबोज जो उस वक्त भारत के अंग थे, उनको 516 ईसा पूर्व में जीत लेता है और अपने क्षेत्र में मिला लेता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये ईरान का 20वां प्रांत वो बन जाता है, ठीक है, गांधार और कंबोज बन जाता है, जहाँ से उसे 360 टैलेंट सोना यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। उसको भेंट स्वरूप यहाँ से सोना मिला, ठीक। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने हराया और भारत में हकमनी वंश का अंत कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों जो आक्रमण हुआ उसका दोस्तों प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, यानी ईरान का जब आक्रमण हुआ तो उसका क्या प्रभाव भारत में होता है। तो सबसे पहला एक प्रभाव पड़ेगा कि खरोष्टी लिपि का दोस्तों यहाँ पर जन्म हुआ, जो ईरानी आर्मेयिक लिपि से विकसित हुई, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बहुत से अभिलेख खरोष्टी और आर्मेयिक लिपि में लिखे गए हैं अशोक के, ठीक है। तो एक खरोष्टी लिपि का जन्म हो गया दोस्तों, जो आर्मेयिक लिपि से विकसित हुई थी। अभिलेख उत्कीर्ण करने की दोस्तों यहाँ पर प्रथा शुरू हुई तथा मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा, ठीक। बहुत से दोस्तों जो राजप्रसाद वगैरह, ये जो महल वगैरह थे, उन पर ईरानी प्रभाव दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। आर्थिक संबंधों का दोस्तों यहाँ से विकास होता है, यानी दोनों देशों के बीच, यानी ईरान और भारत के बीच में दोस्तों व्यापार या आर्थिक संबंध दोस्तों यहाँ से विकसित होते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार यहाँ से चालू होता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं सेकंड जो आक्रमण होता है वो होता है यूनानियों के द्वारा। इसमें दोस्तों सिकंदर का नाम प्रमुख रूप से आता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से हम देखेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर का पिता दोस्तों फिलिप था, ठीक, जो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। क्वेश्चन दोस्तों बहुत आता है कि फिलिप कहाँ का शासक था, तो दोस्तों फिलिप मकदूनिया का शासक था, ठीक है, जिसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी, ठीक। तो 329 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की आयु में सिकंदर यहाँ का शासक बना, यानी मकदूनिया का वो शासक बनता है। अरस्तु इसका गुरु था, यानी सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था। पॉइंट दोस्तों याद रख लीजिएगा ये, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम रोक्साना था, ठीक। इसके घोड़े का नाम बुकाफेला था, ठीक। उसको बुसेफेल्स भी कहते हैं। अभी दोस्तों इस बुकाफेला के नाम पर एक नगर की स्थापना वहाँ पर होती है, ठीक है। विश्व विजेता बनने के मकसद से 326 ईसा पूर्व में भारत पर उसने आक्रमण किया। वह हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत आया, ठीक है। जब वो भारत आता है तो यहाँ पर क्या हुआ, तक्षशिला के शासक, उसका नाम था आम्भी, इसने आत्मसमर्पण कर दिया और सहयोग दिया। इसने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर से बोलता है कि मैं आपका सहयोग करूँगा, ठीक है।
पंजाब के शासक उस वक्त था वहाँ पर पोरस, जिसको पुरु भी कहते हैं। इसके साथ दोस्तों युद्ध हुआ। झेलम, जिसको वितस्ता कहते हैं, ठीक है, या यूनानी ग्रंथों में इसे हाइडेस्पीस भी कहा गया है, ठीक है। तो पंजाब के शासक पोरस यानी पुरु के साथ झेलम, वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की दोस्तों पराजय होती है, ठीक है। यानी पोरस जब हार जाता है तो उसको सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सिकंदर कहता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, ठीक है। तो पोरस कहता है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जिस तरीके से व्यवहार करता है, आप उस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करिए। तो सिकंदर इस आंसर से बहुत खुश होता है और वो पोरस को अपने गले लगा लेता है, ठीक है। पोरस को गले लगा लेता है और मित्र बना लेता है, ठीक। और जीता हुआ जो क्षेत्र था पंजाब, उसका जो है शासक वो पोरस को ही बना देता है कि भैया आप ऐसा करिए, आप यहीं पर संभालिए, ठीक है, हम आगे युद्ध के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, ठीक। तो दोस्तों इस व्यास नदी का बहुत ही महत्व है। इससे पहले हम लोग अभी देखेंगे कि मगध पर उस वक्त किसका शासन चल रहा था, नंदवंश का। नंदवंश का जो शासक था घनानंद, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था। इसकी सेना ने सुन रखा था कि ये बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का शासक है, ठीक है। और इसकी सेना ने दोस्तों क्या किया कि व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों क्या होगा, अगर सेना इनकार कर देगी तो राजा अकेला क्या करेगा, राजा तो सेना के बल पे ही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सिकंदर जो है इस तरीके से कहता है ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो सिकंदर 19 माह भारत रुकता है और 325 ईसा पूर्व में वो वापस लौट जाता है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों कुछ पॉइंट मिलेंगे कि सिकंदर का थल सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर था। आगे हम लोग सेल्यूकस निकेटर को भी देखेंगे किस तरीके से मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसके किस तरीके से संबंध स्थापित होते हैं, हम उनको भी आगे देखेंगे, ठीक है। जल सेनापति निर्याकस था। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट आता है, सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे, तो केंद्रीय सत्ता का अभाव। तो उस वक्त मगध जो था वो टॉप पे चल रहा था, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर अम्भी ने दोस्तों आत्मसमर्पण किया, ठीक है, और उसने देशद्रोह कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, तक्षशिला, ठीक। तक्षशिला तो सिकंदर के हाथ में बहुत आराम से आ ही गया जब आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। उसके साथ दोस्तों क्या हुआ, पोरस युद्ध में हार जाता है। बाकी अन्य जो उस वक्त के जो राजा थे उन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सब अपने अपने में पड़े हुए थे, ठीक है। तो मगध ने भी सोचा कि भैया हम क्यों इस युद्ध में जीते, ये आया है चला जाएगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और हम तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ओर से जल दुर्ग के द्वारा घिरे हुए हैं, ठीक है। उस वक्त तो राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो उसकी स्थिति क्या थी, द्वारा तीनों ओर से दोस्तों क्या था, घिरा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से वो बिल्कुल सेफ था। तो मगध ने कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, घनानंद बोला कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय सत्ता का अभाव था वो सिकंदर की सफलता का एक प्रमुख कारण बन जाता है। दूसरा दोस्तों आता है, सिकंदर के पास शक्तिशाली सेना थी, ठीक है। शक्तिशाली सेना दोस्तों थी और वो प्रशिक्षित सेना थी कि उसको बढ़िया सा प्रशिक्षण दिया गया था कि युद्ध में किस तरीके से संचालन किया जाता है, युद्ध किस तरीके से लड़ा जाता है, ठीक। घोड़ों की दोस्तों प्रधानता थी उसकी, यानी उसकी सेना में घुड़सवार बहुत थे, ठीक है। तो भारतीय सेना में क्या थे उस वक्त, तीर और कमान, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों घोड़े थे। तो अब दोस्तों देखिए तीर कमान वाले किसका सामना कर रहे हैं, घोड़ों का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ कर पाएंगे वो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगला कारण निकल के आता है, अम्भी का देशद्रोही होना, ठीक। तो अम्भी ने दोस्तों देशद्रोह कर दिया था। अगर देशद्रोह वो ना करता और जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था तो उस वक्त ये उसका सामना करता या थोड़े दिन उसको रोके रहता। उसके बाद अन्य जो राजा महाराजा थे इनको संगठित करके सिकंदर का वो सामना करते, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सिकंदर की सफलता के दोस्तों कारण थे उसमें था केंद्रीय सत्ता का अभाव, शक्तिशाली सेना का ना होना, ठीक है। यानी शक्तिशाली सेना का ना होना यहाँ पर था कि भारतीय जो सेना थी वो शक्तिशाली नहीं थी, वहीं पर सिकंदर की सेना दोस्तों बहुत शक्तिशाली थी। अम्भी का दोस्तों देशद्रोही होना। आगे दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से सिकंदर का आक्रमण, यहाँ पर उसके सिकंदर के आक्रमण से दोस्तों कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव होगा गंधार कला शैली का विकास होता है, ठीक है। भारतीय सिक्कों पर यूनानी शैली हमें देखने को मिलती है। भारत का एकीकरण हो गया। अब जब सिकंदर यहाँ से जीत जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, भारतीय राजा कहते हैं कि भैया अब हम लोग एकजुट हो जाएं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि चलो भैया सिकंदर तो आक्रमण करके यहाँ से वापस चला गया था, ऐसा ना हो दोबारा हम पर फिर से आक्रमण हो जाए, तो हम लोग एकीकरण। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है और मौर्य साम्राज्य जो भारत में एकीकरण करने में
हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं कि यूनान के साथ संपर्क बढ़ा, यानी उनसे व्यापार और वाणिज्य चालू हो गया। ठीक है, निकाया और बुकाफेला। ठीक है, बुकाफेला दोस्तों ये सिकंदर का प्रिय घोड़े का नाम था। इसके नाम पर 2 नए नगरों की स्थापना हुई। ठीक है, सिकंदर ने करवाई। उसके बाद दोस्तों सिकंदर के साथ आने वाले प्रमुख लेखक जो थे उसमें निरियाकस, अंसिक्रेटस और अरिस्टोबुल्स। ठीक है, ये दोस्तों सिकंदर के साथ प्रमुख रूप से ये लेखक भारत आते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ से जाना कि किस तरीके से मौर्योत्तर काल से पहले भारत की स्थिति क्या थी यहाँ पर, और किस तरीके से भारत पर आक्रमण हुए। ठीक, तो पहला आक्रमण इसमें ईरानियों के द्वारा हुआ, दूसरा आक्रमण दोस्तों यूनानियों के द्वारा हुआ। ठीक है, और ईरानी आक्रमण से दोस्तों क्या प्रभाव हुआ, और उसके बाद दोस्तों यूनानी आक्रमण के किस तरीके से यहाँ पर प्रभाव होते हैं, और यूनानियों के जीत के कारण क्या थे, यानी सिकंदर की सफलता के दोस्तों क्या कारण थे, आज हम लोगों ने इसको अच्छे से जाना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से आपको बताए हुए पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक न्यू टॉपिक पे।